आपका अभी करंट पोर्टफोलियो साइज क्या है? करेंटली अराउंड 63 करोड़ के आसपास है। 63 करोड़। इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल रूल क्या है? वॉरेन बफेट, हम सब उनको सुनते हैं, बाय लो सेल हाई। है ना, मार्केट कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है, एज इन रिटर्न्स नहीं आए। म्यूचुअल फंड आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। स्टॉक पिकिंग हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई रामदेव अग्रवाल, राकेश जुम्मन वाला नहीं होता है। सब लोगों को आजकल जल्दी रिटायर होना है। 90% लोग आज जो काम करें ना, दे डोंट एंजॉय दैट। ये जो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी है, ये ठीक स्ट्रैटेजी है? जनरली मैं इक्विटी बिकम्स द मोस्ट हेटेड क्लास। दोस्तों, आप सभी ने गजेंद्र जी को बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, लेकिन ये एपिसोड ट्रूली यूनिक एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में गजेंद्र जी आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। उसकी क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। पिछले 15 से 20 साल में गजेंद्र जी ने अपने लिए 62 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है, और उस पोर्टफोलियो को बनाने में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, लर्निंग्स रखी हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको आज सिखाने वाले हैं गजेंद्र जी। तो एक काफी खास एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के पॉडकास्ट करने में, हमें ट्रैवल करना पड़ता है, एडिटिंग करवानी पड़ती है, शूट करना पड़ता है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको बिना किसी कॉस्ट के फाइनेंस समझ में आए सिंपल लैंग्वेज में। तो इसी इंटेंट के साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ना बहुत लोग जानते हैं ऑलरेडी, आपके बारे में बहुत सारी कंटेंट है, पॉडकास्ट है। आपने जितनी ऑनेस्टली से लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करी है ना, काबिल तारीफ। सो थैंक यू फॉर दैट। अब जो लोग आपको नहीं जानते, उनके लिए हम क्विकली 1 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड मैं चाहूँ कि लोगों को मिले, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आपका अभी करंट पोर्टफोलियो साइज क्या है, और एक रीज़न है, मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं आपको क्यों ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। करेक्ट। तो सो राहुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत खुशी है। सो करेंटली माय फैमिलीज पोर्टफोलियो इज़ अराउंड 63 करोड़ के आसपास है। 63 करोड़? यस, ऑल थ्रू म्यूचुअल फंड्स और PMS में, बिकॉज PMS इज ऑल्सो लाइक ए म्यूचुअल फंड। आई डोंट डू डायरेक्ट स्टॉक्स, आई डोंट डू ट्रेडिंग, F&O वगैरह कुछ नहीं करता, बिकॉज आई हैव बिन इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फॉर 25 ईयर्स। मेरा इसी में कन्विक्शन रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ है, और 15 साल से मेरी खुद की जर्नी है। 2010 में मैंने चालू की थी, 2026 16 ईयर्स हो गए। आई हैव सीन वेरी रीजनेबल रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। तो कन्विक्शन है, तो मैंने बोला फिर इसको सिंपल रहने देते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें। सो दैट्स वेयर आई हैव केप्ट माई फोकस थ्रू आउट। सो 62 करोड़ बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। इसमें आपके रिटर्न्स कैसे आए? एनुअल रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह के पिछले 16 साल, आपने बताया 16 साल हो गए आपको तकरीबन, किस तरह के एनुअल रिटर्न्स आए? सो राहुल, मैं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ विद इन म्यूचुअल फंड्स। मेरा ऑलमोस्ट 19% पैसा आज की डेट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है। विद इन इक्विटी ऑल्सो मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स, इंटरनेशनल में लगा हुआ है। तो बिकॉज आई टेक रिस्क, तो मेरा आज की डेट में 16% का कंपाउंडेड रिटर्न है पोर्टफोलियो पे। ओके। CAGR। ओके। ये वेरी होता रहता है। ये थोड़े अच्छे टाइम 1-1.5 साल पहले तक ये 19-20 भी था। लास्ट 1-1.5 साल में मिड कैप, स्मॉल कैप करेक्ट हुए हैं, मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स कहीं चला नहीं है, तो वो 16-15 पे आ गया। जनरली मेरा रेंज, पर्सनल एक्सपेक्टेशन मेरे पोर्टफोलियो से 15 to 18% रिटर्न। 15 ऑन द लोअर साइड, 18 फॉर माई सेल्फ इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द काइंड ऑफ इन्वेस्टर आई एम, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। जब अच्छा करता है तो 19-20% के अगर भी होता है, और जब खराब जाएगा तो 15 से भी नीचे चला जाएगा। एंड बट बिकॉज आई एम ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई बाय इन टू दोज डिप्स, वेट फॉर दोज करेक्शंस, एंड देन जब उछाल आता है तो यू गेन द बेनिफिट। सो आई टेल माई इन्वेस्टर आई एम द मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टर विद इन माई ओन फर्म। आई रन अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म। मैं मेरे इन्वेस्टर्स को उतना रिस्की पोर्टफोलियो नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू देम, मुझे जवाब देना पड़ता है। बट मेरे खुद के पोर्टफोलियो के लिए मुझे 10-10 साल तक, इनफैक्ट 2010 में मैंने चालू किया, 2020 में 10 साल बाद मेरा नेट पोर्टफोलियो नेगेटिव था। ओह माय गॉड। अच्छा, सोचिए आप, 10 साल से मैं पैसे डाल रहा हूँ, हर महीने डाल रहा हूँ, लमसम डाल रहा हूँ। कोविड के बॉटम पे आई वॉज -25 lakhs इन माई पोर्टफोलियो। सो जो मैंने नेट डाला था 6.1 करोड़ नेट डाला था, माई पोर्टफोलियो वैल्यू वॉज 5.85 ऑन
मार्च 23 2020 जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। डर नहीं लगा आपको उस वक्त? खुद के पोर्टफोलियो पे नहीं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को लेके डर, बिकॉज एक दिन में हम 100 से ज़्यादा कॉल्स कर रहे थे, हर 10 मिनट में कॉल आ रहे हैं। उनको समझा रहे थे कि सर डरने की बात नहीं है। खुद के पोर्टफोलियो में बहुत उत्साह था, क्योंकि ये मेरा पहला मार्केट साइकिल नहीं था, ये मेरा तीसरा मार्केट साइकिल मैंने देखा था। 2003-04 की मंदी मैंने मिस कर दी थी, तब मैं इंडस्ट्री में आया था, तब वो कैपिटल गेन नहीं कर पाया। 2007-08 की मंदी में मैंने नुकसान किया था, 50 लाख रुपए F&O में खोए थे, तो उससे भी कुछ नहीं सीखा। 2013-14 में जब रघुराम राजन आए थे, तभी भी इतना पैसा नहीं बना पाए, ज़्यादा पैसा नहीं था। तो जब 2020 की फिर आई तो थोड़ा पैसा भी था, समझ भी थी, इसीलिए मुझे डर नहीं था। और एकदम सिंपल लॉजिक था कि अगर ये तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोविड है, तो फिर ये 6 करोड़ भी क्या काम आएंगे। ठीक है, इनको रखे रहने देते हैं। हाँ, मतलब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है फिर। करेक्ट है। बट अगर हम बच गए तो फिर आप सोचो ये 6 करोड़ का क्या होएगा। अगर आपने निकाले नहीं है, आपने टॉपअप किया है, तो सोचो कहाँ जाएगा। और वही हुआ इन लेस देन 18 मंथ्स ऑफ मार्च 2020, यानी मैं नवंबर 21 की बात कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, जो 5 करोड़ 85 का पोर्टफोलियो था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 18 मंथ्स डाउन द लाइन? डबल हो गया। इट वाज 19 CR। डबल से भी ज़्यादा, 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स हो गया। मैंने पैसे भी डाले और 2-3 मतलब करोड़ डाल देते, बट दिस इज़ द पावर, दिस इज़ हाउ वॉलेटाइल इट कैन बी। तो ये देखिए, सुनने में पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगता है, बट ये लिव थ्रू करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। हाँ, वही हो रहा है अभी पिछले 18 महीने से। हाँ। जब मार्केट अभी डाउन है, करेक्ट, तो लोग बोल रहे हैं कि यार SIP करने का क्या फ़ायदा है। exactly. बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि SIP रोक देनी चाहिए। Correct. बहुत लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेड हो चुकी है। yes. और मैं भी यही कोशिश करता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को बोलने के लिए कि भाई, स्टॉक मार्केट हमेशा थोड़ी ऊपर जाएगा, करेक्शंस होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टोरी है कि नहीं। Correct. अगर हमारी अर्निंग्स अगर हम देखें, हम अगर नॉमिनल हमारा GDP ग्रोथ अगर देखें 10-12% अगर है, तो स्टॉक मार्केट उसको फॉलो कर रहा है, पिछले 25 साल से फॉलो कर रहा है, तो वो करेगा ही। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, तो डरने की बात नहीं है। बट इसमें होता क्या है, सी लोग भूल जाते हैं, मेमोरी बहुत शॉर्ट है। लोगों को ये खुशी नहीं कि मैंने पिछले 6 साल में क्या CAGR बनाया। 2020 से लेके 2026 तक मैं अगर मेरे पोर्टफोलियो का देखूँ तो 20% CAGR का रिटर्न था लास्ट 6 ईयर्स का, विच इज़ अमेजिंग, बिकॉज इंडियन मार्केट्स का हिस्टोरिकल रिटर्न 12-13% है, हमने देखा है। तो अगर लास्ट 6 साल में आपने 20 बनाया है और एवरेज अगर 13 है, इट इज़ नेचुरल कि अगले 5-6 साल में इट हैज़ टू गो डाउन बिलो 13 सो दैट एवरेज इज रिटेन। बट लोगों को एक साल 5% भी रिटर्न आए या फ्लैट भी रहना, वो भी मंजूर नहीं है। उनको हर साल FD की तरह 15% रिटर्न चाहिए। ये नहीं होता है। यू हैव टू रियलाइज इट्स अ वॉलेटाइल गेम। कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी ख़राब टाइम आएगा। ख़राब टाइम में स्पेशली आपको बने रहना है। और ये एक साल की मंदी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसे भाषा में कहता हूँ, मेरे पेट का पानी भी हिला नहीं है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है। इट्स टू अ शॉर्ट टाइम। लोगों ने एक्चुअल में असली मंदी देखी नहीं है राहुल। जो भी इन्वेस्टर्स आए ना, 90% इन्वेस्टर्स 2020 के बाद आए हैं, राइट। तो मैंने देखी है, जैसे 3-3 साल 4-4 साल आपका रिटर्न्स कहीं नहीं जाता है। इक्विटी बिकम्स द मोस्ट हेटेड क्लास, एसेट क्लास हो जाती है, और लोग पेशेंस ख़त्म कर देते हैं। 3-4 साल थक हार के वो फिर प्रॉपर्टी में डाल देंगे, FD कर लेंगे, वापस प्रॉमिस करेंगे मैं इक्विटी में कभी नहीं आऊँगा, और फिर इक्विटी मार्केट्स वापस टर्न होता है, और वो नहीं आते, लेकिन कोई नए दूसरे लोग आते हैं। तो ये वो हमेशा कहते हैं ना, इक्विटी मार्केट्स हर साइकिल में जो पुराने लोग हैं उनको लेसन देता है और नए लोग को लेके आता है। तो ये एक साल कुछ भी नहीं है, पेन अभी 1-2 साल और हो सकता है। बट समवन लाइक मी हु इज़ अ कॉन्ट्रा इन्वेस्टर सेलिब्रेट दीज टाइम्स, क्योंकि यही टाइम होता है आपको यूनिट्स इकट्ठा करने का। जी। आपको ज़्यादा पैसे, मतलब कम पैसों में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सेल लगी हुई है। स्मॉल कैप में हमने देखा बहुत सारी कंपनीज 30-40% गिरी हुई हैं। मैं स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूँ, तो मैं स्मॉल कैप फंड्स में डालता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है। और मैंने जो 15 साल पहले भी स्मॉल कैप में पैसे डाले, 10 साल, मुझे निकालने नहीं है। और क्यों नहीं निकालने? बहुत सिंपल है कि मेरी एक्टिव इनकम अगर आ रही है तो मुझे पैसिव इनकम की क्यों ज़रूरत है? वो बनने दो वेल्थ, जिस दिन एक्टिव इनकम कम हो जाएगी तब देखेंगे। तो अभी तो 10-15 साल कंपाउंडिंग का समय है। तो डिसिप्लिन बना के रखना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, टाइम देना है। ख़राब समय अच्छा समय सब आएगा, पैसे बनेंगे, लेकिन बिकॉज इफ़ यू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पैसे बनाने की बात करते हैं गजेंद्र जी। सो आपने अपने लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, काफ़ी बड़ा है, मतलब आम आदमी के पहुंच के बाहर है ना, अगर मैं बोलूं तो। थोड़ा सा आम आदमी की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसको
10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बनाना है, और वो उनका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम का हो या किसी भी रीज़न से अब वो वेल्थ बना रहे हो। मुझे लगता है 10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो एक अच्छा एक पोर्टफोलियो बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और क्या हमें 10 करोड़ चाहिए कि भी नहीं, क्योंकि हर किसी को 10 करोड़ शायद नहीं चाहिए। तो कैसे हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करें स्टेप बाय स्टेप, उसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। सो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि गजेंद्र जी मुझे भी 100 करोड़ बनाना है, बिकॉज मेरे शोज़ मतलब बिकॉज आई एम परस्यूइंग दिस वन इडियट गोल, जिसमें इट्स अ मूवी, इट्स अ 30 मिनट मूवी, जिसमें वो जो इडियट है वो 100 करोड़ बनाता है। तो मैंने भी कहा, एंड मुझे 100 करोड़ बनाने का सिंपल लॉजिक था, आई एम इन टू वेल्थ मैनेजमेंट। मैं आम लोगों को एक सपना दिखा रहा हूँ कि आपकी वेल्थ बना दूंगा, और अगर उसी तरीके से मैंने अपनी खुद की वेल्थ नहीं बनाई है तो मैंने झूठ बोला है। तो इसीलिए मुझे 100 करोड़ बनाने हैं कि मैंने एक कॉमन तरीके से, म्यूचुअल फंड आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। स्टॉक पिकिंग हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई रामदेव अग्रवाल, राकेश झुंझुनवाला नहीं होता है, उसके लिए अलग ही आपको लीक चाहिए। बट म्यूचुअल फंड जिस फंड में मैंने डाले हैं आप भी डाल सकते हो, और आप 20 साल लोगे तो आप भी पैसे बनाओगे। तो एज अ कॉमन पर्सन मैंने 10,000 रुपये की SIP की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो 62 करोड़ का पोर्टफोलियो हमने बात किया, ये खाली रिटर्न से नहीं आया है, बिकॉज मेरी बिजनेस इनकम बढ़ती गई, हर साल मेहनत करते गया, तो उससे जो भी पैसे मैंने कमाए हैं वापस मैंने यहाँ डाले हैं, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायर एलोकेशन प्लस गुड रिटर्न्स। बट 100 करोड़ भी मुझे नहीं चाहिए। एक आम इंसान को 100 करोड़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये तो एक चैलेंज मैंने लाइफ में लिया है। बट आपने जैसे कहा, बहुत लोग को सोचते हैं चलो गजेंद्र जैसा नहीं बन सकते, 100 तो बहुत बढ़िया, 10 तो बनाओ। बट 10 भी क्यों चाहिए, इज़ द क्वेश्चन, वेरी राइटफुली। तो इसका मैं आपको ना बहुत साइंटिफिकली देता हूँ। तो राहुल, आप अभी जैसे बॉम्बे में हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट पकड़नी है, तो द फर्स्ट थिंग वी चेक इज़ गूगल मैप्स। ठीक है, कितना दूर है, और कितना दूर है ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या व्हीकल लेते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, बाइक, कैब वगैरह लेते हो। गूगल मैप्स आपको 2-3 रूट्स भी देता है जी, करेक्ट। तो ये साइंटिफिक तरीका, और आपने देखा होगा 95-99% यू आर अराउंड दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि गूगल मैप ने कुछ और बताया और 3 घंटे बाद आप पहुँचे, ऐसा नहीं होता 99%। सो वो फायर नंबर, सब लोगों को आजकल जल्दी रिटायर होना है, राइट। मुझे 10 करोड़ हो जाए बस, ये काम नहीं करना है। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग आज जो काम कर रहे हैं ना, दे डोंट एन्जॉय दैट वर्क फॉर सम रीज़न, इसीलिए उनको बस जल्दी रिटायर होना है। किसी को घर पे नहीं बैठना है, कोई घर पे नहीं बैठना चाहता, बट सब अपना काम करना चाहते हैं जिसके लिए जो पैशन है। जैसे वो सब लोग सोचते हैं कि 10 करोड़ आ जाए तो हो जाए, बट वो 10 करोड़ भी क्यों। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हम लोग दिल्ली मुंबई से शुरू करते हैं, मेजर टाउन एंड हब। तो अगर आप 30 के हैं या 40 के हैं, सो सपोज़ आप 30 के हैं, दिल्ली मुंबई में 1 लाख रुपए आपका खर्चा रहता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। अगेन आई एम नॉट काउंटिंग बच्चों का खर्चा, बिकॉज 15-20 साल बाद बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, जस्ट 2 ऑफ यू। तो अगर 1 लाख रुपए का आपका महीने का खर्चा है, तो आज 12 लाख हो गया। तो इंडिया में महंगाई लगभग आज के डेट में 6.5-7% है, मुंबई जैसे शहर में। महंगाई दर, इन्फ्लेशन, ठीक है, हाउस होल्ड खर्चा बढ़ गया, लाइफस्टाइल खर्चा बढ़ गया, आप अपग्रेड करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना है। तो जो 12 लाख है आपके हिसाब से 20 साल बाद, आज हम 2026 में 30 साल का एक व्यक्ति है, वो 50 का हो जाएगा। तो वो 12 लाख आपके हिसाब से लगभग कितना हो जाता है जो आज का खर्चा है? 12 लाख अगर इन्फ्लेशन लगाएंगे आप तो बढ़ के लेटेस्ट से 35-40 लाख के आसपास कुछ होगा। वेरी राइट, इट इज़ 44 लैक्स, 43.9, वेरी क्लोज। बट लोग ये ना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। गजेंद्र जी आज 12 लाख का 44 लैक्स हो जाएगा पर साल का, राइट। तो ये महंगाई का पावर होता है। तो अगर 44 लैक्स होता है और आप 50 के हो गए, यानी जिस दिन आप 50 के हुए, हर साल आपको 43 लाख स्टार्टिंग चाहिएगा। उसके बाद महंगाई रुक नहीं जाएगी, ऐसा बात, महंगाई कंटिन्यू रहेगी बट कम हो जाएगी थोड़ी। तो अगर हम 6% की महंगाई वहाँ से मानते हैं, एंड आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है, तो 35 साल आप जियोगे। तो जो 43 लैक्स उस दिन से स्टार्ट होगा और वो बढ़ते जाएगा, तो आपके पास क्या रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए ताकि आपको पूरी लाइफ वो पैसिव इनकम आती रहे। तो 9% का अगर रिटर्न है और 6% की महंगाई वहाँ से है, तो आपको लगभग 9.75 करोड़, विच इज़ एज गुड एज 10 करोड़ जो हमने बात की, फायर नंबर, 10 करोड़ का लगभग कॉर्पस चाहिए। तो जो आपका 43 लैक्स का एक्सपेंस है उसका 22 गुना हो गया। ये जो आज का 12 लाख का नंबर है उसका 81 टाइम्स
10 करोड़ का फिगर होता है लगभग। मतलब ये 10 करोड़ मुझे चाहिए 50 की उम्र पे। एग्जैक्टली। तो आज मैं अगर 30 का हूँ और मैं अगर आज से वेल्थ बनाना चालू करूँ, यस, तो 50 की एज तक मेरे पास 10 करोड़ होने चाहिए, लगभग 9.75। यस। एंड अगर वो होता है मेरे पास कॉर्पस, तो मैं 50 की उम्र पे फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को डिक्लेयर कर सकता हूँ, और वो 10 करोड़ मुझे 85 साल की उम्र तक सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि उससे मैं अपनी इनकम चला सकता हूँ। 43 लाख पर ईयर आएंगे 50th बर्थडे पे आपको आ जाएंगे। हर महीने 4 लाख आप बना लो, अगले साल 6% से बढ़कर आएंगे, फिर उसके अगले साल 6% बढ़ के ऐसे टिल 85 यू विल नॉट रन आउट ऑफ मनी। ठीक है, समझा मैं। ओके, ठीक है। बहुत साइंटिफिकली तरीके से हमने देखा है। तो मतलब हर किसी को अगर अपना नंबर डिसाइड करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपके अभी एक्सपेंसेस क्या हैं, उनको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो। तो अगर आप 30 के हैं तो 20 साल, अगर आप 50 पे फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट कर लीजिए। करेक्ट। और उसके हिसाब से फिर आप अपना नेक्स्ट कंपाउंडिंग का लॉजिक या रिटर्न्स का लॉजिक चालू कीजिए। दो है, आज का जो है वो 20 साल बाद क्या एक्सपेंस होगा, 20 साल बाद यानी 50 से लेकर 85 तक का पूरा खर्चा क्या होगा। ठीक है। तो उसको रिवर्स करके आओ कि मुझे 50th में कॉर्पस क्या चाहिए। हो सकता है 50 के बाद मेरी कोई इनकम ना हो, तो मेरे पास जो कॉर्पस है वही तो मेरी इनकम होगी वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो समझा। बस वो कॉर्पस पता होना चाहिए। कॉर्पस पता होने के बाद आपको फिर रिवर्स कैलकुलेट करना है कि 50 में अच्छा ये 10 करोड़ चाहिए, मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, 10 करोड़ कैसे होंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट वो गूगल मैप बताता है कि अगर आप गाड़ी से जाते हो तो क्या टाइम लगेगा और से है। ओके। तो आप 10 करोड़ करने के लिए उसमें भी हम दो तरह के लोग पकड़ते हैं। एक तो आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, जो आप 10% रिटर्न में खुश हो कि 10% अगर रिटर्न आ जाए मेरे पोर्टफोलियो में, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो मुझे कितना डालना है आज। एक होते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, 12% रिटर्न तो चाहिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, सब लोग बात करते हैं, है ना, गजेंद्र जी ने 15% बनाया तो मुझे 12 तो चाहिए, और आप यंग भी हो तो रिस्क ले सकते हो। तो हम दो सिनेरियोज लेते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा गजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी मॉडरेट की एंड रिस्क की। आपने 10% मॉडरेट के लिए बोला रिटर्न एक्सपेक्टेशन, और रिस्की के लिए 12% बोला। मैंने अपने व्यूअर्स को यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है ना पैसा हवा में बन जाता है। मतलब 15-16% की एक एक्सपेक्टेशन तो मिनिमम हर कोई इंसान रख के चल रहा है, और वो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से रीसेट होनी चाहिए कि हर साल ज़रूरी नहीं है आप 15-16-17% रिटर्न ले पाओ। कुछ लोग ही कर पाए, जैसे आपने किया है जेन्युइनली 16 साल में किया है आपने 16% का जो भी आपका XIRR रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगी मुझे कि आप अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखो, कि अगर ज़्यादा बनेगा तो वो तो फ़ायदा है ही, लेकिन आपका प्लानिंग फेल नहीं होगा उस केस में। करेक्ट। मैं आपको बहुत अच्छा हैक देता हूँ। आप 12 नंबर से भी आप 12 नंबर को भी दिमाग से हटा दो, ये नॉमिनल नंबर कहीं काम नहीं आते। आपको हमेशा चाहिए कि इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन चेंज हो सकता है। आज एक टाइम पे इन्फ्लेशन 10% था, तो अगर मैं 12 आपको देता तो क्या फ़ायदा होता। सही है, राइट। इन्फ्लेशन प्लस 5 या 6% इक्विटी आपको ज़्यादा देता है। तो आज की डेट में इन्फ्लेशन 5% है मान लीजिए, तो 6% आप उसमें ऐड कर दीजिए तो 11-12% का रिटर्न आ जाता है। हमेशा ये रखिए, क्योंकि फिक्स्ड बॉन्ड्स जो हैं वो 2% आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा देंगे, 1 या 2%। इक्विटीज़ आपको 5 से 6% देगा। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ। सो अब हम डिसाइड करते हैं 10% अगर हमको रिटर्न्स, मैं मॉडरेट हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। एंड बाय द वे आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो लोग सोचते हैं हवा में, हमारी मैक्सिमम इंडिया FD में डालती है, वो 7% में खुश थे, और सीधा हम यू टर्न कर गए फ्रॉम 7 to 15 कि नहीं अब मैं 7 नहीं, मुझे 15 ही चाहिए। एक एंड से हम दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आ गए। ऐसे जर्नी नहीं होती है, इट हैज़ टू बी ग्रेजुअली। तो राहुल, अगर 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है और हमें 10 करोड़ का कॉर्पस पहुंचना है, तो 4 ऑप्शन है अपने पास। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लमसम पड़ा है, राइट, सेविंग्स पड़ी है, FD में रखा होगा या कुछ किया होगा, उसको अगर डालने हैं, और वो हो सकता है भाई सर मेरे पास मंथली नहीं आते, मुझे लमसम बता दो क्या है। तो 1.43 करोड़ अगर आपके पास हैं आज, और उसको आप डालते हो 10% का रिटर्न आता है, तो 9.75 करोड़ 20 साल बाद बन जाएंगे। ठीक है। तो ये तो लमसम हो गया, बट ये मेरे ख्याल से 100 लोग हैं तो उसमें से 5 के पास शायद ही होगा, इतनी बड़ी रकम आज की डेट में। तो दूसरा ऑप्शन आता है विच इज़ मंथली SIP, जो बहुत कॉमन है, सैलरी में करते हैं, बट वो भी नंबर आपका ना 1,27,000 पर मंथ आ रहा है। अच्छा। नॉट अ वेरी ईजी नंबर फॉर 90% ऑफ द पीपल, राइट। तो लोग फिर 2 लोग सोचते हैं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, 1.25 लाख है, तो क्या मुझे सपना देखना बंद कर देना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, या तो आप 50 को थोड़ा आगे बढ़ाओ, या आप 10 करोड़ को थोड़ा कम करो, या आप अपनी इनकम बढ़ाओ,
कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कहीं तो ना adjust कहीं करना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या रिटर्न्स बढ़ाओ। रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, राइट। एक और अच्छा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रोइंग SIP। 1.25 लाख अगर आप SIP नहीं कर सकते हो क्योंकि आज आपकी इनकम नहीं है, बट ग्रोइंग SIP आप कर सकते हो। यानी अगर आप 60,000 की SIP से आप शुरू करो और हर साल 10% से उसको बढ़ाओ, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती है, तो वाई नॉट योर SIP ऑल्सो ग्रो अप। तो फिर आप तब भी ये नंबर अचीव कर सकते हो। 60,000 SIP पर मंथ इन अ सिटी लाइक मुंबई, आई डोंट थिंक इट इज़ दैट डिफिकल्ट। 30 साल का हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम कर रहे हैं, आई एम श्योर दोनों मिलके ये लेवल तक तो पहुंच सकते हैं। तो 60,000 अगर आप करते हो, हर साल आपको कंपल्सरी 10% बढ़ाना है, 20 साल तक का ये गेम खेलना है। 10% का रिटर्न अगर आपको आता है, यू हिट द 10 करोड़ मार्क, विच मीन्स लॉट ऑफ कॉमन पीपल, इंडियंस कैन एक्चुअली डू इट। राइट। और अगर आप थोड़े से भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपका जर्नी थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि 12% का रिटर्न है। देखिए ऑन पेपर 2% ही डिफरेंस लग रहा है, पर 2% 20 साल में ना हवा बदल देती है, राइट। सो अगर आपको यही, मैंने आपको लमसम कितना बताया था राहुल, आपको याद होगा? अगर डालना है तो 43 लाख, राइट, 10% पे। अगर 12% का खेलते तो आपको लगभग 1 करोड़ रुपए ही चाहिए आज डालने के लिए। तो अगर मेरे पास आज 1 करोड़ है, हाँ, और मैं 12% रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ, तो Correct. 20 साल बाद 9.75 तकरीबन 10 करोड़ का मेरे पास पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है। बट अगर आज 1 करोड़ नहीं है, मुझे नॉर्मल SIP करनी है, तो पहले केस में हमारी SIP थी 1.25 लाख, अब आपकी SIP आ जाती है 98,000, 1 लाख से कम हो गई। सो 98,000 रुपीज SIP पर मंथ फॉर नेक्स्ट 20 years at 12% gets me to absolutely 9.75. right? Okay. And if you can't even do 98,000, growing SIP 49,738, यानी 50,000 की SIP, दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के अगर 50,000 की कर सकते हैं, हर साल 10% से बढ़ाते हैं, 12% का रिटर्न आता है, यू हिट द 10 करोड़ फिगर। 10 crores. Okay. सो दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक वे टू नो। अब लोग कहेंगे सर आपने बता तो दिया, प्लान सब बता दिया, डालूँ कहाँ, इन्वेस्ट कहाँ करूँ? इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कौन से तरह के फंड्स, 50 ऑप्शंस हैं, राइट। सो हम फंड्स के नाम में नहीं जाएंगे, दैट डजेंट इवन मैटर ऑल्सो पर्सनली। मैं खाली ये बता सकता हूँ कि आपके पास कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। सो अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं, तो आपका सबसे पहला 20% पैसा मल्टी एसेट में होना चाहिए। उसमें आपका गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, डेट भी हो गया, डेट भी हो गया, सब इक्विटी कुछ हो हो गया गया। हाँ, और राहुल ये हम पैसा मान रहे हैं कि 20 साल आप इसको टच नहीं करोगे, सारा पैसा हम जो डाल रहे हैं। बाकी जो आपके गोल्स है उसके आप अलग से सेविंग कर रहे हो, या आपका फायर नंबर के गोल के लिए कर रहे हो, यानी आपको हॉलीडे जाना है तो फिर आप यहाँ से नहीं निकालोगे, इस पैसे को टच नहीं करना है। तो 20% पैसा मल्टी एसेट, तो ये आपका फाउंडेशन हो गया। फिर 20% पैसा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें 65% एटलीस्ट इक्विटी रहता है, 35% डेट रहता है। तो ये 2 कैटेगरी ऑफ फंड है जहाँ डेट भी है और थोड़ा कंजर्वेटिव है। फिर 20% पैसा आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड, ठीक है। बाकी 20% पैसा मल्टी कैप फंड, और 10% मिड और स्मॉल कैप फंड, राइट। क्योंकि समय बहुत है आपके पास, 20 ईयर्स है, तो 10% एलोकेशन स्मॉल कैप, 10% एलोकेशन मिड कैप में आप डाल सकते हो। बट बाय एंड लार्ज आपने देखा है कि 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो हैज़ टू बी इक्विटी, बिकॉज इफ यू आर अर्निंग 10%, सी इंडिया में बैंक FD या बॉन्ड 7% देता है, तो अगर आपको 7 से ऊपर चाहिए तो आपको इक्विटी मिक्स करना पड़ेगा। 8, 9, 10 में जाना है तो इक्विटी मिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ इक्विटी एंड 20-25%, 40% इज़ इन हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव दिस थिंग। सो दिस इज़ अ मॉडरेट पोर्टफोलियो। आपका वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, राइट, और 10% इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ओवर अ 20 ईयर पीरियड टू अचीव दिस। अच्छी बात क्या है, अगर आपके रिटर्न्स ज़्यादा आए, 11-12 आए, तो खुशी की बात है कि या तो आप जल्दी अचीव कर जाओगे, या आप बहुत बड़ा नंबर 10 से भी ऊपर चले जाओगे जी। तो हमेशा अंडर प्रॉमिस अपने आप को करना चाहिए, ओवर डिलीवर करना चाहिए, देन यू विल बी हैप्पी। वो चार्ली मंगर हमेशा कहते हैं ना, द हैप्पीनेस टू लाइफ इज सेट लो एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी। सो अगर हम ये देखें कि आपने एलोकेशन जो किया है मिड और स्मॉल में काफ़ी कम किया है, 10% किया है, तो चूंकि लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म किए हैं अब तक, हम पास के अगर रिटर्न्स देखें, करेक्ट, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा इसमें हो सकता है? बिकॉज ये मॉडरेट इन्वेस्टर है राहुल, ज़िंदगी भर कभी ज़्यादा रिस्क लिया ही नहीं है, FD टाइप में किया है, इसीलिए हम शुरुआत में और देखिए ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि ये पत्थर पे लिख किया और आप चेंज नहीं कर सकते हो लाइफ में, ऐसा नहीं है।
ये चेंज होता है, आप भी इवॉल्व होते हो। तो आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दो आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वॉट एवर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, लोग लगेगा, बट ये एक्सरसाइज हम खुद DIY करना बहुत मुश्किल है, डू इट योरसेल्फ। देखिए ये बहुत लंबी जर्नी है, राइट। आप बहुत गलतियाँ करोगे, आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिएगी, तो आपको एक अच्छा एडवाइज़र, चाहे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको चाहिएगा। तो अगर वो एडवाइज़र आपको देखेगा कि आप पैनिक करते हो, नहीं करते हो, आपका बिहेवियर देखेगा, राइट, और नहीं करेगा तो फिर वो बढ़ा देगा, तो हो सकता है 10 से ऊपर भी आपकी चेंज हो जाए। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, हर इंसान को हर साल रिव्यू करनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है। मैं वही एयरपोर्ट वाला एग्जाम्पल लीजिए, आप हर 10 मिनट में चेक करते हो ना कि मैं ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बस गाड़ी में बैठा और सो गया, और हम चेक करते हैं, रिव्यू करना पड़ता है। खासकर हमें फ्लाइट कट टू कट है और हमें देखना है भाई हम पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, तो सेम यहाँ आपको रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ये सारे डाल दिए और सो गए। तो इसमें गजेंद्र जी एक क्वेश्चन और था मेरा कि फ्लेक्सी कैप, आपने फ्लेक्सी कैप को कोई जगह नहीं दी है, कोई खास वजह उसकी? देखिए, मैंने ना बहुत सिंपल, मैंने स्मॉल कैप में डाल दिया, मिड कैप में डाल दिया, फिर आपका लार्ज एंड मिड में डाल दिया और मल्टी डाल दिया। तो एक्चुअली में आपके तीनों कैटेगरीज आ ही गए, तो वो मेरे को लगा डुप्लीकेशन हो रहा है। ओके, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाता है। ठीक है। और जनरली अभी मेरे इस केस में टोटल 7 फंड्स दिए हैं मैंने, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड और मल्टी, चार ये हो गए, और 6 कैटेगरी दी हैं, तो यानी 6 फंड्स। और एक और रिक्वेस्ट है, एक कैटेगरी में आप 2 फंड मत लेना, अच्छा, फिर आप डबल डुप्लीकेशन करो। 6 फंड्स इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज राहुल, आपका एक म्यूचुअल फंड में 50 कंपनी, 60 कंपनी, 70 कंपनीज का पोर्टफोलियो है। तो अगर आपने 6 फंड लिए है ना, तो यू आर एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड। अब आप और जितना लोगे ना, वो उससे कोई हेल्प नहीं होने वाला आपको। मतलब 6 म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। ओके। और इसमें आपने पूरा स्पेक्ट्रम भी कवर कर लिया है, राइट फ्रॉम लार्ज, एग्रेसिव टू स्मॉल। ओके। एंड जितना आप सिंपल रखोगे ना, उतना आप उस पर टिके रहोगे। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना, फिर आप कहीं ना कहीं वो प्लान ही गिव अप कर जाओगे। बिल्कुल। ओके। तो ये हो गया मॉडरेट का। अब आते हैं जो मोर एक्साइटिंग है, जिसको लोगों को लगता है यार 10% में तो क्या ही है, थोड़ा भरा तो मिले तो उसके लिए थोड़ा एग्रेसिव है। इसमें मैं मल्टी एसेट कंजर्वेटिव हाइब्रिड नहीं दिया हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग एग्रेसिव है। इसमें हमने स्ट्रेट पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया, और देखिए 12% पोर्टफोलियो रिटर्न्स के लिए आपको प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि निफ्टी ने पिछले 40 सालों में 12-13 दिया, तो इट वॉज अ प्योर इक्विटी। करेक्ट। सो नाउ एंड अगेन पीपल शुड नॉट फॉरगेट कि लास्ट 25-30 सालों में निफ्टी ने 13-14 दिया, तो अगले भी 30 साल में आएगा। एज वी बिकम डेवलप्ड इकोनॉमी, आवर रिटर्न्स विल कम डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन कम डाउन हुआ है। 20 साल पहले इन्फ्लेशन 10% था, आज इन्फ्लेशन 4-5% आ गया। तो सो इन दैट केस इवन अगले 20 साल में 12% रिटर्न इज वेरी गुड इनफ, राइट। सो योर पोर्टफोलियो शुड बी अगेन लार्ज एंड मिड 20, मल्टी 20, मिड कैप 20, स्मॉल कैप 20 and thematic funds 20. Right, because you are aggressive. I'm repeating again, large and mid 20, multi 20, multi cap, right. So large and mid और multi cap में फंड मैनेजर के पास चॉइस है कि अगर मुझे अभी स्मॉल कैप एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं लार्ज कैप में आ सकता हूँ। मिड कैप में 65% फंड मैनेजर को डालना ही पड़ेगा मिड कैप में, बाकी 35% पे वो प्ले कर सकता है। स्मॉल कैप फंड्स में भी 65% फंड मैनेजर का चॉइस रहता है, 35% स्मॉल कैप में 65 फंड मैनेजर को डालना ही है, स्मॉल कैप में 35 का चॉइस रहता है। एंड फाइनली थीमेटिक फंड में भी मैं जनरली इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्योर सेक्टर फंड में जाओ, यानी बैंकिंग या आईटी। सेक्टर रोटेशन फंड्स होते हैं राहुल, जिसमें फंड मैनेजर आपका पैसा 3 या 4 सेक्टर में डालता है, वो सेक्टर्स जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये चारों में से कोई भी सेक्टर आउट परफॉर्म कर जाता है, तो वहाँ से पैसे निकाल के वापस वो किसी और अंडर परफॉर्मेंस वाले सेक्टर में डालता है। इससे फ़ायदा क्या है, आप और मैं, और अगर किसी भी एक इंसान को सेक्टर फंड्स में पैसा बनाना है, तो आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों राइट होनी पड़ेगी, जो एक आम निवेशक के लिए इजी नहीं है, क्योंकि हमारा ये दिन रात का काम नहीं है, राइट। जैसे एक आम तौर पे बता रहा हूँ, अभी आईटी सेक्टर गिर रहा है, बहुत काफ़ी गिर गया, 35% डाउन है, क्या इसमें डालना चाहिए? तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। जब भी कोई सेक्टर बहुत डाउन होता है, तो उसके आसपास की न्यूज़ हमेशा नेगेटिव रहेगी। बिल्कुल। आज की डेट में सब बोल रहे हैं AI खा जाएगा, IT ख़त्म हो जाएगा, तो अब आप हिम्मत भी नहीं होती है डालने की। तो इसलिए फिर आप ये काम खुद से करो ही मत। आप एक थीमेटिक फंड में डाल दो, सेक्टर रोटेशन फंड में, वो फंड मैनेजर अपना आप डिसाइड करेगा कि उसको कितना लेना है। तो वो 4 सेक्टर में डालता है जनरली, जो अंडर परफॉर्मिंग है, और जब वो आउट परफॉर्मिंग कर जाएगा,
आप और मैं तो भूल भी जाएंगे, पता भी नहीं रहेगा, वो वहाँ से निकाल लेता है। एक और फ़ायदा क्या होता है इससे, जब भी वो इन एंड आउट करता है सेक्टर से, अपने को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, बिकॉज आपने नहीं किया। बट अगर आप ये अपने लेवल पे करते, सेक्टर फंड में डालते, तो आप निकालते और आप गवर्नमेंट को वापस 12.5% लॉन्ग टर्म देते। तो जब हम 20 साल का गेम खेल रहे हैं और उसमें आपने 10 बार निकाल लिए, तो आपने कितना कैपिटल गेन्स भर दिया, खुद से किया। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा सेक्टर रोटेशन फंड। एक और फ़ायदा क्या है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 सेक्टर्स है तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो गया एट द फंड लेवल। तो फिर हम क्यों ये बिजनेस साइकिल फंड वो भी उसी में ही आता उसी है, बिजनेस साइकिल फंड भी आता है, सेक्टर रोटेशन फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं। यानी वो फंड मैनेजर 4 अलग अलग सेक्टर फंड्स में पैसा डालेगा। राइट, आपसे एक फंड में लेगा और फिर वो बाकी आगे जाके बाकी फंड्स में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट और रोटेट करते रहेगा। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। सो इट बिकम्स अ गुड एग्रेसिव पोर्टफोलियो। अगेन 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा आ गए तो बहुत अच्छा, बट 12 भी आ गए तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। और ये म्यूचुअल फंड्स जो आपने एलोकेशन बताया है, इसमें अगर मुझे अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 6 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, करेक्ट, तो 6 ही म्यूचुअल फंड्स आप चूज करो, डबल मत करो आपके हिसाब से। करेक्ट। तो कैसे सेलेक्ट करूंगा कि मैं, अब जैसे आपने बोला कि मल्टी कैप लेना है, हाँ मुझे, जी, तो क्या ब्रॉड 2-3 चीज़ें मुझे देखनी होंगी जो देखिए सबसे पहला आपको काम क्या नहीं करना वो बता देता हूँ, ठीक तो है, ईजी हो जाता है। हाँ। सबसे पहला काम आप ये मत कीजिए कि जो लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के हॉटेस्ट फंड है उसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ओके। जबकि सारी दुनिया उसका उल्टा करती है, वो मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च पे जाके हमेशा वही दुखती है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के बाद हमारे पास आते हैं जिन्होंने खुद से किया हुआ है, एक पैटर्न पता चलता है। 95% ऑफ देम हैव 4 or 5 सेम फंड्स अक्रॉस। मैं नाम नहीं ले सकता, बट जब मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं जब पूछता हूँ सर आप खुद से कर रहे हो, बोलता हाँ कर रहा हूँ, तो बोलता सर आप मत बताओ, मैं बताता हूँ आपके पास क्या फंड्स हैं। और बोलता सर आपको कैसे पता, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, दिस इज हाउ पीपल बिहेव। तो मैंने क्या बताया, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 1 साल 3 साल, और खासकर 1-3 साल में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है तो उससे तो दूर भागिएगा फिर आप, क्योंकि वो सबसे पहले गिरेगा, बहुत गिरेगा, और उसमें आज के डेट में बहुत पैसा आ रहा है, राइट। तो ये नहीं करना है आपको। दूसरा, आपको ये समझना है कि जब आपके पास 3 या 4 फंड्स ही होंगे ना पोर्टफोलियो में, तब आप एटलीस्ट वो फंड मैनेजर कौन आप जानोगे। अगर आपके पास 40 फंड्स हैं, वॉरेन बफेट बोलते हैं योर फंड्स शुड बी लाइक द किड्स चिल्ड्रन इन योर हाउस, हैव एज मच कि यू कैन मैनेज देम। अगर आपके 2 ही बच्चे होते हैं ना तो आप टाइम दे पाते हो, कर पाते हो। अगर 15 बच्चे हुए ना तो आपको पता ही नहीं है कौन सोनू है कौन मोनू है, राइट। एग्जैक्टली वही है। तो अगर आपके पास 15 फंड्स है तो आपको पता ही नहीं है कि कौन फंड मैनेजर है। बट अगर आपके पास 3 या 4-5 फंड है मैक्सिमम, तो आपको पता है कि ये एक्स फंड मैनेजर है, ये कैसा स्टाइल है। और आजकल तो आप जैसे लोग इतना अच्छा काम करेंगे, सबको पॉडकास्ट पे लेके आ रहे हैं, वरना ये 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। रिटेल इन्वेस्टर्स तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मेरा फंड मैनेजर कौन है, कैसे करता है। बट आज डेली और रेगुलर बेसिस पे हम सबको देख पाते हैं, तो आप उनको सुनिए, उनकी स्टाइल क्या है। हर एक फंड मैनेजर की स्टाइल होती है, राइट। क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ की स्टाइल है, वीरेंद्र सहवाग की अलग स्टाइल है। अब मैं राहुल द्रविड़ को बोलूँगा वीरेंद्र सहवाग बन जाओ, बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। सबकी अपनी एक फॉर्मेट होती है। तो हर फंड मैनेजर की स्टाइल होती है। कोई फंड मैनेजर खाली क्वालिटी कंपनीज में डालेगा, कोई फंड मैनेजर खाली हाई ग्रोथ कंपनीज में डालेगा, कोई फंड मैनेजर एकदम पीटीवी कंपनीज में डालेगा जो आज बहुत सस्ती मिल रही है, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो आपको फंड मैनेजर जानना ज़रूरी है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अभी मार्केट का साइकिल क्या चल रहा है, वो भी फंड मैनेजर अपने कॉन्वर्जेशंस में बता देते हैं। तो आप फंड मैनेजर को और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो जनरली कोई फंड मैनेजर 20 साल से है इंडस्ट्री में, मुझे कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलतियां कर चुकी है। अब उम्मीद है कि कम गलतियां करेंगे। मुझे ऐसे फंड मैनेजर नहीं चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाए, मुझे ऐसे फंड मैनेजर चाहिए जो कम गलतियां करे और कम ड्रॉ डाउन करें। ठीक है। तो कम गलतियां करेंगे तो अपना पैसा बन जाएगा। तो एक चीज़ वो करना है। एंड देन आपने फंड ले भी लिया, 3-5 साल तक कम से कम रखिए फंड्स को। ये एक गलती हम और कर देते हैं, हम जिस फंड में डाले अगर 1 साल नहीं चला, एयरपोर्ट पे जो लाइन होती है ना, हम लाइन में खड़े रहते हैं, हमारी लाइन आगे नहीं बढ़ती है, बाकी की आगे बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, जंप करते रहते हैं। और लास्ट अक्सर ये होता है कि हम लास्ट में ही आते हैं। हाँ, मतलब इधर से इधर गए तो वो लाइन बढ़ जाएगी, वो फिर आप वापस चेंज करते हो जी। तो हम ऐसे करते रहते हैं। तो सेम चीज़ लोग पोर्टफोलियो में करते हैं। 1 साल में नहीं बढ़ा तो सर मैं क्या SIP बंद कर दूँ, इसमें ये कर दूँ, वो मत कीजिए। 5-6 साल दीजिए आप, क्योंकि जनरली अगर आप 4-5 साल बाद निकाल रहे हैं पैसा और एकदम पैनिक में निकाल रहे हैं,
तो आप एकदम वर्स्ट साइकिल में निकालें, क्योंकि आपने निकाला उसका तो वो साइकिल चेंज हो जाती है। चेंज हो गया। तो मैंने 10-10 साल राहुल मेरे पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को रखा है और 11 साल में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि सब बराबर कर दिया। राइट। एक चीज़ और आपको देखना है, फंड जब आप करते हैं, जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर का पहला धर्म है कि बेंचमार्क को ओवर ए लॉन्ग टर्म बीट करना है। जो भी बेंचमार्क हो, निफ्टी 50 या निफ्टी 500, हर फंड का बेंचमार्क ऑनलाइन दिखता है, रिपोर्ट पे दिखता है। तो ओवर अ 5 ईयर साइकिल 70% ऑफ द टाइम द फंड मैनेजर शुड बी एबल टू बीट बेंचमार्क। हर बार तो नहीं कर पाएगा, पर अगर 70% टाइम भी कर लिया, 60 to 70%, दैट्स अ गुड फंड मैनेजर। ठीक है। राइट। और अगर मान लीजिए 50 फंड मैनेजर्स हैं या 100 फंड मैनेजर्स हैं इंडिया में, हर एक कैटेगरी में, अगर आपका फंड टॉप 50 में भी है ना, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। डोंट थिंक कि मेरा घोड़ा नंबर 1 नंबर 2 पे आना चाहिए, वो इम्पॉसिबल है। जो नंबर 1 2 पे आएगा अगले साल वो 100 पे भी आएगा। तो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बस ये 3-4 चीज़ का आप ध्यान रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, पैसा बन जाएगा आपका। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फंड सिलेक्शन से ज़्यादा कैटेगरी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा टॉप डाउन आता हूँ। सबसे पहले आज की डेट में कौन सा एसेट क्लास चीप है, मेरे लिए वो सबसे बड़ा डिसीजन है। इक्विटी चीप है, गोल्ड चीप है, सिल्वर चीप है, क्या चीप है, मैं सबसे पहले वो लूँगा। फिर चलो पता चला इक्विटी चीप है, गोल्ड सिल्वर आज की डेट में महंगा है, बिटकॉइन महंगा है, सपोज। इक्विटी में क्या चीप है, इंडिया चीप है, यूएस चीप है, चाइना चीप है, क्या चीप है, ऊपर से नीचे आओ। तो फिर वो डिसाइड किया, फिर चलो इंडिया में आ गए, तो इंडिया चीप है। इंडिया में सबसे ज़्यादा चीप क्या है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, उसमें क्या चीप है, वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है, उसमें आओ। फिर उसमें सेक्टर कौन सा ज़्यादा चीप है, फंड का नंबर आता है तो एकदम लास्ट हो जाता है कि अब स्मॉल कैप में आ गए हम, एक्सिस लूँ कि कोटक लूँ कि टाटा लूँ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना आई थिंक ये आइडेंटिफाई करना कि स्मॉल कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मिड कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि स्मॉल कैप में कौन सा फंड लूँ मैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। ओके। अगर मैं हमेशा एग्जाम कोविड के टाइम पे स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा टूटा था, तो मैंने मेरा सारा पैसा स्मॉल कैप में डाला। उसमें मैंने एक्सिस में डाला है, कोटक में डाला है, इट डजंट मैटर। क्योंकि जब मैंने डाला ना तो एक्सिस बहुत अच्छा करा था, कोटक खराब, सॉरी जब मैंने पैसा डाला तो कोटक बहुत अच्छा करा था, एक्सिस खराब करा था, आज उल्टा हो गया। राइट। तो मैंने बोला ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट मेरा दोनों फंड जो एवरेज हैं, दे हैव बीटन द बेस्ट लार्ज कैप फंड सिंस दैट डेट, बिकॉज स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी डिड वेरी वेल। तो वो कॉल राइट होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो हालांकि ये बहुत सिंपल है एसेट क्लास, और ठीक है हमारे सारे व्यूअर्स मोस्टली इंडिया में डालते होंगे, तो आपको वर्ल्ड में जाना नहीं, बिकॉज वर्ल्ड देखते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको समझ होनी चाहिए। बट इंडिया में फिर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देख लो। जैसे लास्ट 2 साल से स्मॉल कैप खराब चल रहे हैं, तो अगर जिस साल स्मॉल कैप बहुत ख़राब करते हैं आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। एंड आई एम ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, जो चीज़ ख़राब करती है ना मैं हमेशा उसमें जाता हूँ, जो चीज़ बहुत अच्छा कर जाती है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल रूल क्या है, वॉरेन बफेट हम सब उनको सुनते हैं, बाय लो सेल हाई। तो बस वही फॉलो करना है। तो अब ये एक स्ट्रैटेजी जो होती है बाई एंड होल्ड वाली, हाँ, मुझे इस पे भी आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि अभी क्या ना मार्केट कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है, एज इन रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो इसके लिए लोगों को लगता है कि यार ये सारे लोग म्यूचुअल फंड वाले आके हमें ज्ञान दे देते हैं कि SIP करो, ये करो, मेरे तो यार 1.5 साल से पोर्टफोलियो में कुछ भी रिटर्न नहीं आया, मैं तो नेगेटिव में चल रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं बहुत। यस। तो ये जो बाई एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी है, ये ठीक स्ट्रैटेजी है या आपको लगता है कि कैपिटल को रोटेट करना चाहिए? सी जनरली मैं कैपिटल रोटेट का बिग एडवोकेट नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में फ्रिक्शन कॉस्ट होते हैं। आप जब कैपिटल हर बार रोटेट करते हो टैक्स लगता है 12.5% गवर्नमेंट को आपको शेयर देना पड़ता है। तो फिर आप, और म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसमें, इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता। डायरेक्ट स्टॉक्स में जब भी आप कैपिटल रोटेट करोगे आपको सरकार को देना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स आएंगे, उसमें 30% आपको लग जाएंगे। म्यूचुअल फंड में ये सारी चीज़ें फ्री है। तो और जब अच्छा फंड मैनेजर आपके लिए रोटेट कर ही रहा है तो आप क्यों करना चाहते हैं? आप डबल रोटेट क्यों करना चाहते ठीक है, आपने उसको काम पे लगाया ही है ना, फिर आप क्यों कर रहे हो काम? तो मैं नहीं करता। मैं खाली रोटेट कब करता हूँ, जैसे इक्विटी मार्केट्स पेंडुलम की तरह होते हैं, राइट। जब वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो मैं बाई करूँगा, एक्सट्रीम राइट पे चले जाते हैं तो मैं सेल करूँगा। ओके। बीच में चाहे वो 8-10 साल रहे, 12 साल रहे, 15 साल रहे, मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो जब एक्सट्रीम राइट में होता है ना, आपको एक इंडिकेशन आ जाता है, एक सिक्स सेंस आ जाता है आपको। आपका रिटर्न्स देख के बता देंगे कि अगर आपने लास्ट 5 साल में 30% रिटर्न कैगर बनाया है, जबकि एवरेज अगर 13-14 है और 30 बनाया है, तो वो वापस गिरना है, तब आप वहाँ से निकाल के प्रॉफिट बुकिंग करके आप
नॉर्मल में आ जाओ। अभी कैसा टाइम है आपके हिसाब से? नहीं है अभी, बने रहो, अभी एक्सपेंसिव। सो मार्केट्स मेरे ख्याल से मे बी आज भी मे बी 10% एक्सपेंसिव होंगे, 10 से 15 ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए कभी भी पेंडुलम बीच में नहीं रहेगा, राइट? या तो वो घूमता रहेगा। तो 10% घूमना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक वो 30-40% स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ऊपर नहीं चला गया राइट साइड में। तो मुझे जैसे मैंने मेरे स्मॉल कैप फंड 2010 से डाले ना, खाली एक मौका आया था जो मैंने गंवा दिया 2018 में, मुझे शायद निकाल देना चाहिए क्योंकि मेरा 8 साल का SIP रिटर्न 32% था। ओके। मैंने फिर भी नहीं निकाला, और आज 15-16 साल हो गए तो आज मेरा रिटर्न 18% है। 32 था ना, आज 18 है। 18% 15 साल की पीरियड में स्मॉल कैप इज़ नॉट कि एकदम एक्सट्रीम राइट है पेंडुलम। अगर ये 23, 24, 25 दिखाता 15 साल के पीरियड में तो आपको लगता है कि घंटी यार यहाँ लगती से कि आप मतलब निकल जाना चाहिए, घंटी यहाँ से। लग जाती है। ठीक है। मैंने कई बार किया है, मैंने PSU फंड से निकाला मेरा 4 साल का SIP, जिसमें मैंने 56% CAGR बनाया था 4 साल में? 4 साल में। अच्छा। 37 लाख डाले थे, उसका वैल्यू 97 लाख हो गया था। तो फिर आप उधर से निकल गए? मैंने वहाँ से निकाल दिया। मतलब आप 12.5% गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। उसके सामने एक अच्छा सेक्टर मिल भी रहा था, बैंकिंग सेक्टर आज से 1.5-2 साल पहले मिल रहा था, उसमें डाले। लकीली वो सेक्टर बढ़िया कर गया, PSU कुछ खास नहीं किया, तो कॉल राइट चला गया। ओके। एक चीज़ और याद रखो राहुल, जितना आप कम कॉल लोगे ना उतना राइट जाओगे आप। ज़्यादा कॉल नुकसान कर सकती है। 100%। आप डेली कॉल ले रहे हो, आप मंथली ले रहे हो, तो आप रॉन्ग जाओगे ना, क्योंकि आप ज़्यादा समझ नहीं पाते हो। बट अगर आप सोच के वेट करके कॉल लेते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, चांसेस है कि कॉल राइट जाएंगे। तो मैं साल में एक आधा कॉल लेता हूँ, चाहे बाई और सेल का। बाई का कॉल लेना ईजी है कंपैरेटिवली, सेल का थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके। तो इसलिए सेल का कॉल, हाँ, ऐसी नहीं है कि आपको लॉक स्टॉक बैरल भी बेचना है, आप 2-3 ट्रांच में भी तो बेच सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है तो अभी चलो आप 50% माल बेच दिया, और ऊपर गया तो वो भी एक अप्रोच कर सकते हो। बट अपने ना पोर्टफोलियो डिसीजंस में ना पोर्टफोलियो एक्शंस कम रखिए बाय और सेल के, तो आप 90% टाइम राइट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गजेंद्र जी, फिर मुझे एक चीज़ और समझाइए कि आपने बोला कि आप ज़्यादा मूवमेंट मत करो, थोड़ा करना ठीक है। तो ऐसे 3 ऑल वेदर म्यूचुअल फंड्स जैसे कहते हैं ना, जो हमेशा एवरग्रीन, राजेश खन्ना जी जो एक बार एवरग्रीन हो गए थे, ऐसे कौन से 3 म्यूचुअल फंड हो गए आप नाम ले? क्योंकि देखो हम रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहे, लेकिन आपका 16 साल का जो अनुभव है उससे अगर हम सीखें, आपने क्या सीखा कि कौन से 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो एवरग्रीन रहते हैं? रिटर्न्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन वॉलेटिलिटी कम रहती है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी है, AMC भी स्टेबल है, ऐसा कौन से 3 म्यूचुअल फंड होंगे? मैं आपको अगेन कैटेगरी बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए नाम में क्या होता है, फंड मैनेजर चेंज हो गए, वो हो गए, तो फिर वो फंड का नाम मतलब ही नहीं है। ओके, ठीक है ना, ठीक है। कैटेगरी इज मोर सेंसिबल। अगर आप अगेन मॉडरेट हैं, अगर आप कंजर्वेटिव हैं, तो मैं तीनों कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, तो कंजर्वेटिव हैं तो आप अगर अपना सारा पैसा एक मल्टी एसेट फंड में भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसमें गोल्ड, सिल्वर आ गया, इक्विटी सब हो गया, और वो फंड मैनेजर अपने लेवल पे सब चेंज करे, तो आपने कभी भी लाइफ में टैक्स दिया ही नहीं है। 20 साल तक आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, और लगभग आपका 10% रिटर्न बनने की कोई बड़ी मतलब दिक्कत नहीं है उसमें, 9-10% आ जाता है। अगर आप मॉडरेट हैं और आप थोड़ा और इक्विटी लेना चाहते हैं तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी, जहाँ 65-35 है। और 65-35 पोर्टफोलियो भी पिछले 20 साल में हिस्टोरिकली 14-15% का रिटर्न दिया है, जबकि हम ओवरऑल ही एक्सपेक्ट 12 करते हैं, बट हिस्टोरिकली दिया है। तो अगेन दैट्स गुड फॉर अ मॉडरेट। और अगर कोई लार्ज कैप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो वो मल्टी कैप फंड में डालते हैं ना, तो सारे फ्लेवर्स आ गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों आ गए। देखिए कई बार क्या होता है, हम फ्लेक्सी कैप में डालते हैं, हालांकि हम बोलते हैं कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास चॉइस है, लार्ज कैप भी जा सकता है, पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, बट उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। अगर फंड साइज बड़ा हो गया तो स्मॉल कैप में जा ही नहीं सकते, चाहे भले ही कितना ही चीप हो। तो फिर सेबी ने इसलिए कैटेगरी बनाई कि आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, आपको एक कंपार्टमेंट दे दिया, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और 25% पे आप जो चाहे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो ऑल वेदर फंड हो गया। तो एक टेक्निकली आपने पूरा मार्केट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो मल्टी कैप में आप ज़्यादा रॉन्ग भी नहीं जा सकते हो फंड मैनेजर, ठीक है। राइट? तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन जाएगा। तो मैंने व्हाट आई हैव रियलाइज राहुल कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो सिंप्लिसिटी से बने रहने से बनता है, रादर देन हम इधर से निकल के उधर हम कर रहे हैं। अक्सर लोग खासकर आज के डेट में इसीलिए आई एम ग्लैड कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सही इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करें। वरना बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने देखा है
बस ये एक मुझे नाम बता दो आप खाली तो मेरा काम हो जाएगा। इतना ईजी होता ना तो फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फंड होना ज़रूरी नहीं है आपके पास, आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको बेस्ट फंड्स भी दे दिए ना, बट अगर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, आप 6 महीने, आपके पास 6 महीने का भी पेशेंस नहीं है, तो वो फंड्स क्या काम आएंगे? तो अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए मैं कौन से 2 या 3 गोल्डन रूल पोर्टफोलियो में अप्लाई करूं? देखिए, सबसे पहला चीज़ है यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट लर्नर। अच्छा इन्वेस्टर रातों रात नहीं बनते हैं। मुझे 20 साल लगे हैं और मुझे आज भी लगता है मैं 1% जानता हूँ, राइट। वॉरेन बफेट हो गए, चार्ली मंगर, रामदेव जी अग्रवाल जो मेरे गुरु हैं, तो इनसे हर दिन सीखने को मिलता है। किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, जहाँ से भी मिल सके आपको हर दिन सीखना है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती है, राइट। कुछ 4 साल की डिग्री नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग है। और इसमें मार्केट आपको बहुत बार फेल भी करता है। आप थोड़े भी एरोगेंट हो जाते हो ना, तो मार्केट आपको वापस हम्बल कर देता है। तो सीखते रहना है। खाली सीखना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। तो जैसे बाय लो, सेल हाई, कॉन्ट्रेरियन, ये सब चीज़ें मैंने सीखी है, अप्लाई की है, टेस्ट किया है और देखा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो मत कीजिए, है ना। और आप सीखिए 10 जनों से, लेकिन 1 या 2 को अपना गुरु मान के उनके हिसाब से फिर आप चलिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, आज मैंने बोला मेरा बहुत अच्छा लगा, कल आपने किसी और गेस्ट कर लिया, उसको बहुत अच्छा लगा, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, मेंटोर की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है। एक गाइड, जैसे मेरे लिए रामदेव जी मेरे गाइड हैं, तो मुझे उनकी फ़िलॉसफी बहुत समझ में आती है। बाकी सबकी भी सुनता हूँ, बट फॉलो जनरली उनकी करता हूँ। और आज जैसे उन्होंने वेल्थ बनाई है, उनका लेवल बहुत अलग है, बट मैंने भी वैसे ही कॉपी करके मेरे सारे बिजनेस इनकम जो आती है मैंने कंपाउंडिंग करके वापस यहाँ डाला है। तो बहुत कुछ सिमिलर अप्रोच किया है, तो शोइंग मी रिजल्ट्स। तो आप 1 या 2 जन को आप फॉलो कीजिए, और फिर जिनके साथ आपके सबसे ज़्यादा थॉट्स अलाइंड होते हैं, तो आप उनको अपना गुरु मान के सीखिए और करते जाइए आगे। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट है ही नहीं, बट हम इतना ज़्यादा सुन के इसको हम बना देते हैं ना। और ये सारी जो डेली बेसिस पे नॉइज़ आती है, उससे मैं बहुत दूर रहता हूँ। अभी बहुत नॉइज़ चल रहा है, अभी बहुत मार्केट में काफ़ी नॉइज़ चल रहा है। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने 16 साल तक का आपका अनुभव है म्यूचुअल फंड में खुद का पैसा, अच्छा खासा पैसा डालने का। तो अगर आपको मैं 16 साल यंगर कर दूँ, आपकी जो भी एज है उस -16 कर दूँ, तो आप अपने आप को क्या राय दोगे, क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि अब आपने सीख लिया, करेक्ट, उतनी नॉलेज होने के बाद क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि वो यंग लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। सबसे पहले मैंने बहुत लेट शुरुआत की थी। हालांकि मैं 24 की एज पे मुंबई आ गया था, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में था, बट मैंने 30 साल 30 में मैंने अपनी इन्वेस्टिंग SIP जर्नी शुरू की। तब तक बहुत नुकसान भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। तो आज वो सब, उस वक्त पॉडकास्ट ये सब कुछ नहीं थे, लर्निंग नहीं थी, बट आज मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 30-25 क्यों, मेरे बच्चे अगर 10 साल के भी हैं तो उनको आज से शुरुआत करनी है। 25 भी बहुत लेट है। वॉरेन बफेट ने आज से 90 साल पहले, 85 ईयर्स पहले 11 साल की उम्र में शुरू किया था, और आज वो कहते हैं कि आई वॉज लेट एट 11। उस ज़माने में 1940 की बात है, तो जब उस ज़माने में अगर उनको लेट लगता है, तो आज हम 25 में बहुत लेट हैं। और जो भी हमने डिस्कस किया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारा पॉडकास्ट 15 साल का बच्चा भी सुनेगा तो वो आराम से समझ सकता है, राइट। या आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं कि वो जो आराम से समझ में भी आ जाएगा। म्यूचुअल फंड तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो अगर वो शुरुआत करता है पॉकेट मनी से, ये मनी से, तो मैं आपको सबसे सही बताता हूँ, आपको 40-50 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपके 30 साल की उम्र में भी इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा ना, वो जो फायर नंबर कहते हैं। आप फिर आपकी हॉबी परस्यू कीजिए, आपको जो करना है। मुझे सबसे ख़राब ये लगता है कि आज 90% जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि हम लोग ये काम करें जो हमें पसंद ही नहीं है। मैं लकीली मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक्सीडेंटली इस लाइन में आया, एक्सीडेंटली मतलब शहर में आया, बट सब कुछ इतना अच्छा बैठ गया कि मुझे मतलब लगता है कि मुझे कभी रिटायरमेंट लेना ही नहीं है यहाँ से, राइट। बट बहुत लोग आप अक्सर सुनिए कि 50 पे बस रिटायरमेंट लेना है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अब ये काम नहीं करना है। तो फिर जितना जल्दी आपका कॉर्पस बन जाए, उतना जल्दी आप अपना काम कीजिए, आपको जो भी शौक़ है। एक हमारे इन्वेस्टर आए थे, मतलब अभी कुछ दिन पहले, जो एक बड़ी लार्ज प्राइवेट बैंक में काम करते हैं 17 साल से, इन अ वेरी स्ट्रेसफुल पोजीशन, वेरी स्ट्रेसफुल, हेल्थ पे असर आ रहा था। हमने जब उनका नंबर देखा फायर, हम बोला सर आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, आपके पास ESOPs भी हैं, सब कुछ है, अब आप क्यों कर रहे हो?
इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? एंड दैट डिटेल, जैसे आज हमने अभी बात की ना, जो नंबर्स, वो नंबर्स सारे उनके साथ साइंटिफिकली जब दिखाए ना, ही वाज सो हैप्पी। ही सेड सर मैं जाके अभी रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मतलब जब आप रेजिग्नेशन लेटर देते ना, उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा। मतलब ये हमारे लिए असली काम है, रिवॉर्ड है कि हमारे कहने से किसी इंसान की लाइफ चेंज हो गई। बस बिल्कुल। फिर वो उनको प्लेज थिएटर्स में शौक है, म्यूज़िक में शौक है, उसमें जाना है, पैसे कम बनेंगे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यू हैव इनफ। यू हैव इनफ। आई थिंक बहुत सारा आपने डिस्कशन करा, और जो लास्ट का जो थॉट आपने शेयर किया ना कि किसी की लाइफ चेंज हो गई, हाँ। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं उनको थोड़ी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हुई होंगी, और ये भी पता लगा होगा कि यार अभी अगर मार्केट ख़राब है, कभी भी मार्केट ख़राब हो तो वो हमेशा ख़राब नहीं रहेगा अगर आप कंपाउंडिंग का गेम समझोगे और लॉन्ग टर्म सोचोगे तो। क्योंकि ये ना बातें हो गई हैं कि लॉन्ग टर्म सोचो, लेकिन क्या हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक हैक देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, बहुत अच्छा हैक है लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे हो ना। आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, यूनिट्स खरीदते हो, बिल्कुल राइट? आप NAV या मार्केट वैल्यू कभी मत देखिए। ये रूल बना लीजिए, इस महीने मेरे पास 100 यूनिट्स आए हैं, अगले महीने अगर मार्केट और गिरा है तो मेरे पास 110 यूनिट्स आए हैं। मैं यूनिट कलेक्टर हूँ। अपनी जर्नी को आप यूनिट्स में नापिए, वो आपका फ़र्ज भी है, कर्म भी है, और वो आप टेंजिबली देख सकते हो। मार्केट आपके हाथ में नहीं है। तो आपको देखना है, इस महीने 100 थे, अब अगले महीने 110 हो गए, एक साल के बाद 1000 यूनिट्स हो गए, बड़ी खुशी हो रही। क्योंकि हम सोना कैसे खरीदते हैं? 10 ग्राम खरीदा। 10 ग्राम, मेरी दादी ने 10 ग्राम लिया। हर धनतेरस को, दिवाली पे 10-10 ग्राम ऐड करते गए। कभी भाव देखा था उन्होंने? कभी मंदी तेजी देखी थी? तो बस करते करते आज किलो 2 किलो सोना बना लिया। हमारे दादा परदादा लोग ज़मीन खरीदते थे, आधा एकड़ ले लिया, पैसे आए 1 एकड़ ले लिया, यूनिट्स में खरीदते थे। और आज हम NAV और मार्केट वैल्यू भी बात करें, हम यूनिट्स तो भूल ही गए। जिस दिन आप यूनिट्स पे आ जाओगे कि मैं यूनिट्स इकट्ठा कर रहा हूँ, नहीं, अच्छा, काफ़ी अच्छी थॉट प्रोसेस है। रिटर्न्स की बजाय या प्राइस मूवमेंट की बजाय यूनिट्स पे ध्यान फोकस करो। दीजिए। 20 साल मुझे यूनिट्स इकट्ठा करने हैं। गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मैंने इस पॉडकास्ट में सबसे कम बोला होगा। क्यों बोला होगा? क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे थे और इतना अच्छे से आपने मेरे व्यूअर्स को समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट्स में अगर आपके क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ऑफलाइन गजेंद्र जी को रीच आउट करूँ, और आपके सारे क्वेश्चंस पे हम एक FAQ भी रिलीज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनमें हम आंसर्स डाल दें। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस जेनेरिक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि यार मैं इस म्यूचुअल फंड से निकलूँ कि डालूँ। ये सब क्वेश्चंस थोड़े से लो लेवल, माइक्रो लेवल पे हो जाते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन राहुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।